नमस्कार दोस्तों, भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और मिडिल ईस्ट की। कतर इज अंडर फायर। नितिन याहू का 9/11 का क्या लॉजिक था और जो कल समिट होने वाली है अरब और इस्लामिक कंट्रीज की, उसका क्या परिणाम निकल सकता है। आपको पता है पिछले 100 घंटों में इजराइल ने 100 देशों में अलग अलग अटैक किया। इसीलिए कहते हैं कि इन डिप्लोमेसी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको संदर्भ समझ में नहीं आया होगा अभी तक, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं नेक्स्ट पैरे में आपको बताऊंगा, ये चीज की क्यों बोल रहा हूं मैं। चलिए तो शुरू से शुरुआत करते हैं। कतर की राजधानी है दोहा। यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक हुआ। टारगेट क्या था? हमास लीडरशिप, जो रिपोर्टेडली सीज फायर और हॉस्टेज की डील जो थी इजराइल के साथ, उसके बारे में बात करने आई थी, उन्हीं को टपका दिया और इजराइल ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यहां से देखिए पूरा नैरेटिव शिफ्ट हुआ। गाजा की लड़ाई अब गल्फ तक आ गई। और एक बात का आपको पता होगा कि यूएस का सेंट्रल कमांड का बहुत बड़ा कमांड कतर में है, इसलिए कतर की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे भी बहस बहुत तेज हो गई। कहेगा यार, मैं बीच बचाव करने बैठा हूं दो कंट्रीज के बीच में और तुमने मुझे ही मार दिया। अब तो भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं तो जा रहा हूं। कितनी इंसल्ट है। अब ये देखिए कि कतर का डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाया। जो इजराइल के कहते हैं प्लेन गया था और प्लेन से फिर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया। 13 बिलियन यूएसडी का डिफेंस बजट है कतर का, लेकिन क्या हुआ, उसका पकड़ भी नहीं पाए। चलिए अब ये देखिए कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो 6 जगह अटैक किया वो कहाँ कहाँ था। पहला उसने गाजा में किया। आपको पता है कि वहां पे लड़ाई ऑलरेडी जारी है। 64,000 डेथ हो चुकी है, ये गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। और आईडीएफ ने ये दावा भी कर दिया है कि 75% गाजा का एरिया हम अब कंट्रोल कर चुके हैं और 25% हम और कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने किया लेबनान पे। बेका और हरमाई के पास एयर स्ट्राइक्स किए, उसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें 4 हिजबुल्लाह के सदस्य बताए गए हैं। ये आपका है कि नॉर्थ वेस्ट लेबनान में ये हुआ है, जो कि बहुत रेयर माना जा रहा है। तीसरा सीरिया में होम्स, लोकाटिया और पलमारिया, इनके पास जो कई साइट्स पे हिट किया। और इसमें भी कहते हैं कि 61 लोग मारे गए। ये 61 लोग जो है, ये पूरे साल की बात बता रहा हूँ, क्युमुलेटिव बता रहा हूँ। लेकिन जो अभी जो स्ट्राइक किया है पिछले 100 घंटे में, इसमें कितने लोग हताहत हुए उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये सीरिया आपको याद होगा वही जगह है जहां पे यूएस ने एक अल-कायदा के टेररिस्ट जोलानी को स्ट्रीमलाइन करके टाई सूट पहना के और वहां का प्रेसिडेंट बनाया है। और वहां पे इजराइल जाके ठोक रहा है। कौन किसका दोस्त है ये समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा पहला सेंटेंस आपको समझ में आया? दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद स्ट्राइक किया यमन, अल जवाफ और मारिब, यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया। और इसमें बताया जाता है हौतीस के 46 जो कार्यकर्ता थे वो मारे गए। अब भाई साहब कहीं नहीं छोड़ रहा, ये ना हौतीस को छोड़ रहा है, ना हिजबुल्लाह को छोड़ रहा है, और हमास को छोड़ दो। उसके बाद लास्ट में इसने किया तुनेशिया में। अब तुनेशिया में इसकी एक उसको हम क्या कहते हैं कि नाव थी, नाव पे अटैक किया और नाव के अंदर जितने भी लोग थे, 6 या 7 लोग बताए जाते हैं, वो मारे गए। अच्छा, इसमें ट्यूनिशियन अथॉरिटीज ये भी कह रही हैं कि शायद ये इंटरनल आग लगी थी इसलिए ये मर गए बोट में, लेकिन ये भी जांच का विषय है। लेकिन इजराइल ने इसको कहा है कि नहीं, ये हमने खत्म किया है क्योंकि इसके अंदर आतंकवादी थे। अच्छा, और उसके अलावा कतर दोहा में तो किया ही है। तो पिछले 100 घंटे में पैलेस्टाइन में, लेबनान में, सीरिया में, टूनेशिया में, कतर में, यमन में 6 जगह इन्होंने अटैक कर। अब अपने कोर टॉपिक पे आते हैं कि इजराइल आजकल इतना असर्टिव है क्यों। और उसके बाद नेतन्याहू ने क्या बोला? उसने कहा कि यूएस ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया था, हम भी जहां हमास लीडरशिप होगी वहां न्यूट्रलाइज करेंगे। और उसने ये केवल कतर के लिए नहीं कहा, उसने कहा जिस जगह पे भी हमास के टॉप टियर होगी हम वहां पे मारेंगे। और उनकी एक लाइन बड़ी फेमस हो रही है आजकल, वो कहते हैं हमास के लिए बाकी कंट्रीज को एक्सपेल देम और ब्रिंग देम टू जस्टिस, इफ यू कांट वी विल। यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्ट्राइक डॉक्ट्रिन शुरू हो गई है। ये खेल यूएस ने शुरू किया था ओसामा बिन लादेन को मार के, और इजराइल लगातार उसका बहाना करके और ठोका जा रहा है।
और यहाँ एक ट्रुथ ये भी है कि जब कोई कंट्री ये डॉक्ट्राइन बोलता है, देखिए इंडिया ने भी शायद करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान में, कनाडा में करने की कोशिश की थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन लगता ऐसा ही है, लेकिन ओपनली नहीं बोला था। ओपनली कौन बोलता है? जिसके पास बिल्कुल 100% जस्टिफिकेशन हो, प्रूफ हो, इमीडिएट सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन हो कि हमने इसलिए किया है। और दूसरा है कि डिप्लोमेटिक फॉल आउट जो होता है वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। आज आयरन ब्रदर बने हुए हैं यूएसए और नेतन्याहू, लेकिन अब मुझे लगता है ये एक पहनावे की दोस्ती है, दिखावे की दोस्ती रह गई है, क्योंकि यूएस का तो कतर भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। कतर ने तो अभी 400 करोड़ का हवाई जहाज दिया भाई, कहता है 1.2 ट्रिलियन लगाएंगे यूएसए में। और यूएस का बेसिकली यूएस को उनकी डिफेंस का पूरा मामला यूएस देखता है कतर का, और फिर बाहर से कोई आदमी आके मार के चला जाता है और ट्रम्प साहब कहते हैं जी ये तो गलत हुआ और हमने तो पहले ही बता दिया था, और कतर बोलता है हमको पहले नहीं बताया गया। अब देखिए इसमें रिएक्शन तो आना था। अब अरब और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं। पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो दोहा पहुंच गए, वो पता नहीं क्यों पहुंच जाता है यार ऐसे वक्त में। उसके बाद रशिया ने भी खुले शब्दों में कहा है कि भाई ये बहुत गलत हुआ, जबकि रशिया खुद ये काम कर रहा है यूक्रेन में, धो के मार दिया भाई साहब यूक्रेन को है, लेकिन ये चीज गलत है, ये इजराइल ने गलत बोल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या है कि कितनी भी मीटिंग कर लो, जिसपे मैं आ रहा हूं, इमरजेंसी हर्डल मीटिंग करेंगे, क्या करेंगे, मिलिट्री पुशबैक की संभावना बहुत कम है। आप क्या करेंगे? आप ये बताइए कि जितने भी इस्लामिक मुल्क मीटिंग कर लेंगे, कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है, क्या रिजल्ट निकलेगा? आप इनका अगर डिफेंस बजट देखेंगे तो 126 बिलियन डॉलर है, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 करोड़ के देश पे आप अटैक कर सको या बोल सको। पाकिस्तान ने जाके बोला एक बार भी कि हम अटैक कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब तो बोल रहे हैं। ईरान के साथ भी खड़ा था, यमन के साथ भी खड़ा था, ये सीरिया के साथ भी खड़ा था। जो आतंकवादी होता है ना देश, वो आतंकवादियों के साथ ही खड़ा रहता है, खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ बोला क्या कि हम तुम्हारे सामने आके लड़ेंगे? कोई गल्फ कंट्री ये नहीं बोल रहा है कि हम लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, सुपर पावर खड़ा हुआ, चाहे ओपनली बोले या ना बोले, लेकिन बिना यूएसए की जानकारी के या ट्रम्प की जानकारी के नेतन्याहू इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। और अगर गल्फ इसमें एक्सलेशन करता भी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, एक्शन कम हो पाएगा, नुकसान ज्यादा होगा गल्फ को, और ये गल्फ जानता है, यूएई जानता है, सऊदी अरेबिया जानता है। ये 2-3 कंट्रीज हैं पाकिस्तान टाइप के, वो खुद भी उछलते रहे, कोई भी मीटिंग करते रहे। इस समय तो कतर को बोल देना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आइए हमारी तरफ से लड़िए। अब देखिए अगर आप इंडिया की नजर से देखते हैं तो इंडिया का तो स्टैंडर्ड डायलॉग है भाई साहब कि जो भी प्रॉब्लम है दो कंट्री की, साहब आप डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू और पीसफुल तरीके से निपटाइए। क्यों बोलता है इंडिया हमेशा ये? क्योंकि इंडिया के 140 करोड़ लोगों के हित सब जगह फैले हुए हैं, वो चाहे एनर्जी के हों, ट्रेड के हों, डायस्पोरा के हों, सिक्योरिटी के हों। इसलिए इंडिया को अपनी जो लाइन लेनी होती है वो बड़ी प्रैक्टिकल लाइन लेनी होती है, दोनों के साइड लेने होती है, और उसके लिए सबसे अच्छे ये 3 वर्ड हैं, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। इसे आप मल्टी अलाइनमेंट कह लीजिए, या हमारा कंपल्शन कह लीजिए, या हमारी स्ट्रेंथ कह लीजिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे लिए इस वक्त यही ठीक है। इसको जैसे इसके लिए मैं एक लाइन में बोलूं कि जो इंडिया के प्लान है, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब समझे, अगर आप प्लान नहीं करते हो तो आप अपना फेलियर प्लान कर रहे हो। और भारत का ये प्लान है कि भैया ब्रिज बिल्डिंग, फायर फाइटिंग मत करो, आपस में मिलके बात करो, स्टैंडर्ड। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोहा बेसिकली एक बिचौलिए का काम कर रहा था और वहीं पे स्ट्राइक हुआ। ये दुनिया के लिए बड़ा सोचने वाली बात है कि इजराइल ने क्यों किया। और अब वो कहता है कि जितने भी लोग हैं हमास के, सबको निकालो, जो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो उनको निकालो, हम मारेंगे। अब स्थिति यह है कि अरब जितने भी कैपिटल्स हैं वो मामले को सुलझाना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं। वॉशिंगटन डैमेज कंट्रोल पे आ गया है कि भाई हम बात करेंगे, हम दोनों तरफ से बात करेंगे, हमने पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है, फला फला फला। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि मॉस्को का और चाइना का
दोनों का इसमें डिप्लोमेटिक बेसिकली लीवरेज वो काफी बढ़ जाता है। यूएस क्योंकि यूएस पे विश्वास नहीं करेगा कोई ना। कल को जापान उठ के यही बोलेगा यार दोहा की जिम्मेवारी तुमने ली थी, कतर की जिम्मेवारी तुमने ली है सिक्योरिटी की, तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेशन है वहां पे, अगर वो ही सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ होंगे भाई। हर कंट्री अपना सोचेगा क्योंकि आप विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं चाइना और रशिया ये दोनों उभर के आ रहे हैं क्योंकि अब लोग इन पे विश्वास कर रहे हैं। और इवन अगर आप इंडिया की नजर से भी देखें तो चाइना आतंकवादी तो नहीं भेजता ना, उसके बॉर्डर डिस्प्यूट है वो उसमें लड़ता रहता है, कभी छिपके वार करता है कभी ओपनली वार करता है, लेकिन बुजदिलों की तरह आतंकवादी तो अंदर नहीं भेजता, अपने लोग तो अंदर नहीं भेज देता है जैसे पाकिस्तान करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए इसके अब हमको लगता है 2 या 3 तरीके हैं। पहला है कि अगर कतर पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो वो हमास लीडरशिप को बाहर करेगा। हमास लीडर अगर वहां से बाहर चले जाते हैं तो क्या होगा कि मीडिएशन होगा ही नहीं, फिर मीडिएशन कहाँ कराओगे इन लोगों को, हमास वालों को? क्या यूएस ले जाओगे या पैलेस्टीन ले जाओगे? पैलेस्टाइन ले जाओगे तो वहां वही मार देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मीडिएशन होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाना है। लेकिन दोहा का जो इंस्टिंक्ट है आज की डेट में, आज की दिन का, वो है कि भाई किसी तरीके से मामला खत्म करो यूएस चैनल को ओपन करके। यूएस ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं है यार, ये चीज खत्म करो। अच्छा दूसरा पाथ क्या होगा? दूसरा पाथ होगा रीजनल कंसोलिडेशन का, जो यूएई का, कतर का जो पब्लिक कोऑर्डिनेशन है, इसमें पाकिस्तान की भी विजिबिलिटी आ जाएगी, जीसीसी आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत सिंबॉलिक यूनिटी, सिंबॉलिक करने वाले कुछ भी नहीं है। क्या रशिया अटैक कर देगा क्या? और कौन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कौन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत लो है। और तीसरा है कि आपको नितिन याहू का जो वेयर एवर दे आर का जो डॉक्ट्रिन था उसको ओपन करना पड़ेगा और उनसे खुद बात करनी पड़ेगी कि आप ये बताइए कि हॉस्टेज डील आगे कैसे बढ़ेगी, आप ही रास्ता बताइए कि आप कहां मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए कतर को बात करनी पड़ेगी, चाहे यूएस के थ्रू ही बात करें, लेकिन बात करनी पड़ेगी इजराइल से, क्योंकि इजराइल कहते हैं ना कि इजराइल तो बाहर आ गया है, 100 घंटे में 6 कंट्री में ठोक दिया और कहता है जहां मुझे मिलेगा मैं वहां ठोक। तो ऐसे का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और उसको पता है कि पूरा एक तरीके से यूरोप अंदर से कुछ भी बोले ये लोग, ये सब साथ में हर यूरोप की कंट्री भी चाहती है कि ये हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस और जितने ये इस्लामिक आतंकवाद है ये खत्म हो, ये सब चाहते हैं। कोई ओपनली बोलता है, कोई ओपनली नहीं बोलता है, ये है। अच्छा अगर ऐसा कुछ आगे वॉर होती है तो शॉर्ट में मैं बताता हूं आपको 1 मिनट के अंदर कि इंडिया के लिए रिस्क होगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क होगा ऑयल एंड शिपिंग का। इससे क्या होगा कि आपके इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है अगर बाई चांस रशिया इन्वॉल्व हो तो आपके एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, और इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डीएक्सेलरेशन करने का। दूसरा डायस्पोरा की सेफ्टी। पूरे गल्फ में फैले हुए हैं साहब, कतर में, यूएई में, सऊदी में, कुवैत में, यहाँ बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। तो एस्केलेशन बढ़ा तो रिस्क बढ़ेगा, और जो भी है जो एम्बेसीज पे भी लोड आएगा फिर उसका, ये स्वाभाविक होगा, ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये होगा। अच्छा अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो तीसरी प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि आप किस तरफ खड़े हैं। यार हर बार तो आप बॉर्डर पे नहीं खड़े हो सकते ना, आप इजराइल के साथ भी हैं, आप कतर के साथ भी हैं, आपको कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा इस चीज में, एक के साथ आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया के लिए कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दें। स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे तो आपका इजराइल नाराज हो जाता है, नहीं देंगे तो आपके गल्फ से जो रेमिटेंसेस हैं उसमें इफेक्ट होगा। तो इट इज ये थोड़ा मुश्किल काम है, और इसीलिए कहा जाता है दोस्त कि वॉर इज वेरी इजी टू स्टार्ट बट वेरी हार्ड टू एंड, एंड इवन हार्डेस्ट टू जस्टिफाई। जो आप यूक्रेन और रशिया के वॉर में देख रहे हैं कि जस्टिफिकेशन ही नहीं है। इसलिए आज का तरीका यही है कि होस्टेजेस का जो डिस्कशन है और सीज फायर है दोनों साथ में बढ़े और ये चक्कर एक बार में खत्म हो साहब इसका। और इसमें नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। नॉइस कम करो, नेगोशिएशन करो और मामले को भैया खत्म करो किसी तरीके से।
से एक और रूट मत खोल दो दुनिया के लिए। और कम परेशान है क्या, या कितनी वॉर चल रही है, एक और शुरू हो जाएगी उसके अंदर। मेरे ख्याल से वॉर तो नहीं होगी, लेट अस सी। और कहते हैं ना, लास्ट में एक सेंटेंस याद रखिएगा मेरा, कि ब्रिजेस आर हार्डर टू बिल्ड बट दे लास्ट लॉन्गर देन वॉल। दीवार खड़ी होने से अच्छा है कि आप ब्रिज बनाइए जो ज्यादा दिन तक चलता है। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है, आप जरूर बताइएगा और अपने कमेंट्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।